आओ बेटा अपने घर में प्रवेश करो। अरे नहीं फटीचर घर, इस टूटे फूटे घर को भी आप घर कहेंगी बहन जी? आजकल तो फटीचर घरों में भी बहुएं आने लगी हैं। अगर ये लोग एक दिन कमाने आ जाए तो इनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, और अचानक छोटी बहू को कैसे ही रखेंगे। पड़ोसन की बातें सुनकर सोनी को गुस्सा आता है और विमलेश जी उसके चेहरे के हाव भाव भांप लेती हैं। सोनी बेटा तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, आओ अपने घर में आओ। इसके बाद सोनी का गृह प्रवेश होता है और वो अपने ससुराल में छोटी बहू बनकर आ जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है और सुबह सुबह, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है आप मुझे बता दीजिए। बेटा हमारे घर में बहुत कुछ नहीं है, रसोई में थोड़ी सी सूजी रखी हुई है। एक काम करो तुम सबके लिए हलवा बना दो, और सब्जी तो घर में है ही नहीं, तो रोटियां सभी अचार से खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। इसके बाद सोनी सबके लिए हवा और रोटियां बना लेती है और सभी लोग खाना खाते हैं और एक साथ बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। मम्मी जी शादी में इतना सारा पैसा आप लोगों ने लगाया, उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, बस काम चल गया, थोड़ा बहुत हमने उधार ले लिया और थोड़ा बहुत हमने जोड़ कर रखा था। हाँ वही मैं सोचूं, क्योंकि मेरी माँ को और मुझे भी शादी के लिए थोड़ा सा पैसा जोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगी। बेटा तुम उन सब की चिंता मत करो, अब तुम हमारे घर की बहू हो, अपने घर का ख्याल रखो। इस तरह सोनी के ससुराल में और कुछ दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, विमलेश तुम्हें नहीं लगता कि हमें सोनी की और परीक्षा लेनी चाहिए कि वो वाकई में हमारे घर की जिम्मेदारी संभालने के लायक है या नहीं? हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। आप लोगों को जो करना है जल्दी से करो, अब मैं थक गई हूँ इस तरह से गरीबी वाली जिंदगी जीकर। तो चुप रह, तुझे कितनी बार समझाया कि अपनी जुबान को कम चलाया कर। मम्मी जी मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम कीर्ति की ईमानदारी परखें। हाँ बेटा सही है, मैं कल ही उसे बाजार भेजती हूँ। अगले दिन, सोनी बेटा घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो ये लोग 20 रुपए तुम सब्जी खरीद कर लाना। जी ठीक है मम्मी जी। 20 रुपए लेकर सोनी घर से सब्जी खरीदने के लिए निकलती है, तभी उसे घर के बाहर अपनी पड़ोसन मिल जाती है। अरे तुम तो इस फटीचर घर की छोटी बहू हो ना, देखना जरा कितनी बुरी सी साड़ी पहन कर रखी है, और इतनी सर्दी में तुम्हारे ससुराल वालों के पास एक स्वेटर तक नहीं है तुम्हारे लिए। अरे स्वेटर की बात छोड़ो, गरीब फटीचर लोगों ने अपनी नई नवेली बहू को फटे हुए कपड़े पहना रहे हैं, ऊपर से पैदल पैदल घर के बाहर भेज दिया, ये पुराना सा झूला लेकर। अरे जब औकात नहीं है तो पता नहीं शादी क्यों करते हैं फटीचर लोग बेटों की। पड़ोसन सोनी से ये सब बातें बोल ही रही होती है कि उसकी सास विमलेश जी पीछे से ये सारी बातें सुन लेती हैं और सोनी को आवाज देकर कहती हैं, सोनी बेटा तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो, तुम बाजार जाओ और सब्जियां ले आओ। पता नहीं मम्मी जी इन लोगों की बातें क्यों सुनती हैं, मेरा बस चले तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दूं। इसके बाद सोनी सब्जी खरीदने के लिए जाती है और रास्ते में सोचती है, अगर मैं रिक्शा से जाने की बजाय पैदल पैदल जाऊं तो आने जाने के 4 रुपए बच जाएंगे, उससे मैं थोड़ी ज्यादा सब्जी लाऊंगी। ऐसा सोचकर सोनी ठंड में पैदल पैदल ही सब्जी खरीदकर घर ले आती है और घर आकर, सोनी बेटा सब्जी खरीदने में बहुत ज्यादा देर लगा दी तुमने। वो मैं पैदल पैदल सब्जी खरीदने के लिए गई थी, मैंने सोचा कि आने जाने की अगर 4 रुपए बचा लूंगी तो एक दिन की सब्जी और आ जाएगी। हिसाब से खर्च करने वाली लड़की है और समझदार भी। अरे बेटा तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, खैर चलो खाना पीना बना लो। इस तरह सोनी अपने कामों में लग जाती है और एक दिन विमलेश जी मुकेश जी से कहती हैं, सुनिए ये 100 रुपए का नोट यहीं जमीन में छोड़ देते हैं और हम दोनों मंदिर चलते हैं, देखते हैं सोनी ये नोट हमें देगी या नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही करो। इसके बाद विमलेश जी कीर्ति और नेहा को समझाकर 100 रुपए का नोट जमीन पर छोड़कर मंदिर चली जाती है और उनके लौटने पर, मम्मी जी शायद आपका या पापा जी का 100 रुपए का नोट जमीन पर गिर गया था, झाड़ू लगाते समय मुझे मिल गया, ये लीजिए आपके पैसे। चलिए ईमानदार तो है लड़की। इसी तरह विमलेश जी और मुकेश जी बार बार सोनी की परीक्षा लेते हैं। कभी वो अपने कपड़ों में पैसे छोड़ देते हैं, कभी विमलेश जी सोने का गहना इधर उधर सोनी के आसपास पटक देती है, लेकिन सोनी हर बार अपनी ईमानदारी साबित कर देती है। एक दिन बाजार में, सोनी बेटा आज घर का राशन खरीदना है, चलो थोड़ा थोड़ा खरीद लाते हैं। दोनों सास बहू बाजार जा रही होती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन देख लेती है। कहाँ चली फटीचर सास बहू की जोड़ी? वैसे विमलेश जी मानना पड़ेगा, अपने फटीचर ससुराल में के रंग में रंग गई आपकी बहू। देखो तो कैसी फटी हुई कतरन वाली साड़ी पहन रखी है। हाँ हाँ, और इन लोगों के पास तो ढंग से खिलाने पिलाने को भी नहीं है। नई बहू देखो तो कैसे सूख कर काटा हो गई है।
अरे जब औकात ही नहीं है बहू को पालने की तो लेकर क्यों आते हो अपने भतीजे से घर में? अरे हमारी बहू को देखो कैसे बन ठन कर रहती है। हम भले ही शो ऑफ ना करें लेकिन अपनी बहू को तो ढंग से रखते हैं। पड़ोसन की बात सुनकर सोनी को गुस्सा आने लगता है। मम्मी जी आप उनकी बातें इतनी सुनती क्यों हो? इन्हें जवाब क्यों नहीं देती हो? ये लोग हमेशा हमें फटीचर फटीचर कहती रहती है। बेटा तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, हम सामान खरीदने आए हैं, चलो सामान खरीद कर घर चलते हैं। पता नहीं मम्मी जी इन लोगों को कुछ कहती नहीं है, इतना सुनती रहती हैं। इसके बाद दोनों सास बहू सामान लेकर घर आती हैं और कुछ दिन बाद विमलेश जी। सोनी बहू ये लो राशन कार्ड, आज राशन के गेहूं मिलेंगे। अब तुम्हें तो पता है कि घर में पैसे कितनी मुश्किल से आते, तो क्या तुम राशन ले आओगी? हाँ मम्मी जी क्यों नहीं, मैं अपने मायके में भी लेकर आती थी। इसके बाद सोनी राशन की लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर उसकी कुछ सहेलियां मिल जाती हैं। अरे सोनी तो यहाँ, मतलब तेरे ससुराल वालों ने तुझे राशन लेने के लिए भेज दिया? तेरी तो अभी शादी हुई है। अरे तुझे पता नहीं लगा क्या? इसके ससुराल वाले तो इसके मायके से भी ज्यादा गरीब और फटीचर हैं। उन लोगों की औकात ही कहाँ है। अरे सोनी तूने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हमने कितना समझाया था तुझे कि इस फटीचर घर में शादी मत कर, लेकिन तू तो बिल्कुल पागल है। मेरा ससुराल जैसा भी है वो मेरा घर है, मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। हाँ तो मत सुन, लेकिन तेरे ना सुनने से तेरा गरीब फटीचर ससुराल करोड़पति तो नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब तुम लोग मुझसे बात मत करो और जाओ यहाँ से अपना काम करो। इस तरह सोनी अपनी सहेलियों को डांट कर राशन लेकर अपने घर आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी सास ने उसके जेठ को उसके पीछे पीछे भेजा था और सोनी के जेठ राहुल राशन की दुकान पर हुई सारी घटना को विमलेश जी को जाकर बताता है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये बहू वास्तव में हमारे घर के लिए एकदम सही है। लेकिन विमलेश, भावनाओं में मत बहना। किसी के व्यवहार से इतनी जल्दी उसे पहचाना नहीं जा सकता। पापा जी मैंने उसके साथ शादी से पहले 2 दिन बिताए हैं और शादी के बाद वह जितनी किफायत से घर में रहती है, रसोई में काम करती है, वह वाकई में काबिल तारीफ है। हाँ लेकिन मुझे इसके कुछ परीक्षाएं और लेनी है। इसके बाद सोनी जैसे ही राशन की दुकान से राशन लेकर घर लौटती है। ए भगवान, अभी तो विवेक की शादी की थी, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? तो क्या हमें रिश्ता कैंसिल करना पड़ेगा? क्या हुआ, आप लोग चिंता में क्यों हैं? दरअसल नेहा दीदी की शादी पक्की हो गई और उनके ससुराल वाले दहेज में सोना चांदी मांग रहे हैं। अरे तो आप लोग चिंता क्यों करते? मेरी शादी में मेरी माँ ने और आप लोगों ने जो मुझे दिया है वो हम कीर्ति दीदी को शादी में दे देंगे। वाकई में लड़की तो बहुत ही समझदार और संस्कारी है। अब तो आपको यकीन हो गया ना, या और भी परीक्षा लेनी है? अभी एक परीक्षा और बाकी है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और एक दिन मुकेश जी, विमलेश जी एक काम करो, तुम कीर्ति और नेहा को लेकर अपने मायके के बहाने से हमारे असली घर चली जाओ और सोनी को मेरी राहुल और विवेक की जिम्मेदारी देकर जाओ। मुझे देखना है कि वो लड़की अकेले घर को कैसे संभाल पाएगी। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। इसके बाद विमलेश जी कीर्ति और नेहा के साथ अपने मायके जाने की तैयारी करती हैं और सोनी से कहती हैं, सोनी बेटा मेरे मायके में कुछ परेशानी आ गई है जिस वजह से मुझे कीर्ति और नेहा के साथ जाना पड़ रहा है। तुम पीछे से अपने ससुर जी, जेठ जी और अपने पति का ख्याल रखना। जी ठीक है मम्मी जी। विमलेश जी कीर्ति और नेहा के साथ चली जाती हैं और पीछे से सोनी पूरे 2 दिन तक घर का सभी का ख्याल रखती हैं। 2 दिन बाद जब विमलेश जी लौटी तब, विमलेश मुझे लगता है कि अब बहू को उसके असली ससुराल ले जाने का समय आ गया है, चलो पहाड़ों पर घूम कर आते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है आपको विश्वास तो हुआ। चलो बर्फीले पहाड़ों पर उत्तराखंड घूम कर आते हैं। हाँ हाँ बहुत मजा आएगा। सोनी और नेहा तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, हम लोग घूमने जा रहे हैं। विमलेश जी का परिवार घूमने जाने की तैयारी करता है। ये सब उनकी पड़ोसन सुन लेती है और शाम के समय जब विमलेश जी बाहर टहल रही होती हैं तब, सुना है विमलेश जी आप लोग घूमने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी बहन जी, नई बहू को घुमा लाए। अच्छा, भतीजे लोग भी घूमने जाएंगे, वो भी बर्फीले पहाड़ों पर? कैसे जाओगे? पैदल पैदल? क्योंकि ट्रेन का किराया चुकाने की तो तुम्हारी औकात नहीं है। और पहनोगे क्या? क्योंकि तुम्हारी बहू को घर में पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। जब पड़ोसन नहीं विमलेश जी की टॉन्ट मार रही होती हैं। मम्मी जी आप इन लोगों की इतनी बातें क्यों सुनती है? इनका जवाब क्यों नहीं देती हो आप? बेटा वक्त आने पर इन्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। तुम तो घूमने जाने की तैयारी करो, हम कल सुबह ही निकल रहे हैं। इसके बाद सभी लोग ट्रेन से उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ों पर आकर
चलो इन पहाड़ों से नीचे की तरफ चलते हैं। लेकिन बर्फीले पहाड़ों में नीचे जाना खतरनाक हो सकता है। अरे तो मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुकेश जी पूरे परिवार को बर्फीले पहाड़ों के नीचे एक बहुत ही आलीशान विला में लेकर जाते हैं, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सारी सुविधाएं मौजूद थी। सभी को आलीशान घर के अंदर जाता देखकर सोनी, अरे नहीं नहीं, आप लोग ऐसे कैसे किसी के भी घर में क्यों घुस रहे हो? अभी किसी ने देख लिया तो हमारी ऐसी हालत देखकर हमारी कितनी बेइज्जती करेगा। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम घर के अंदर आओ। सोनी डरते डरते घर के अंदर घुसती है और देखती है कि सभी लोग घर के अंदर जाकर बड़े बड़े कमरों में घुस जाते हैं। इन कमरों में बड़ी बड़ी आलीशान अलमारियां, दर्जनों कपड़े, आलीशान बाथरूम, बड़े बड़े पलंग, झूमर और कालीन बिछे हुए थे। इसी तरह घर में बहुत बड़ा हॉल, सोफे, दीवारों पर सुंदर सुंदर तस्वीर, डाइनिंग टेबल, फ्रेश टीवी, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन सब कुछ लगा हुआ था। और रसोई भी एकदम मॉडर्न बनी हुई थी। मिक्सर, माइक्रोवेव, बढ़िया कैबिनेट बने हुए थे। सोनी, आओ हम इस कमरे में चलते हैं। अरे लेकिन यहाँ के मालिक ने देख लिया तो हमें बहुत मारेगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम बस अंदर आओ। इसके बाद सोनी देखती है कि सभी अपने कमरों से एकदम आलीशान और महंगे महंगे कपड़े और गहने पहनकर बाहर निकलते हैं। हेलो सोनी बेटा, तुम ये गहने और कपड़े पहनकर आ जाओ। मम्मी जी ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा गरीब फटीचर ससुराल, बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाला करोड़पति ससुराल है। और एक सरप्राइज देखोगी? अब क्या पिताजी? इसके बाद मुकेश जी सोनी की माँ को कमरे से बाहर बुलाते हैं। अपनी माँ को देखकर सोनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे माँ, आप यहाँ पर? मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। मैं सोच रही थी पता नहीं आप किस हाल में होंगी। बेटा मैं तो धन्य हो गई। मुझे नहीं पता था जिस गरीब फटीचर ससुराल में मैंने अपनी बेटी की शादी की है वो बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाला करोड़पति ससुराल निकलेगा। तू करोड़पति घर की बहू है। मम्मी जी ये सब क्या है? हम तो गांव में रहने वाले साधारण लोग हैं ना। हाँ बेटा, वो सब केवल एक परीक्षा के लिए ही था। दरअसल तुम्हारे ससुर जी की पहली शादी एक लालची लड़की से हो गई थी, जो तुम्हारे ससुर जी के घर को पूरा बर्बाद करके सारा पैसा लेकर चली गई। और इस समय से तुम्हारे ससुर जी के माता पिता की मौत हो गई। तो जब मेरी शादी तुम्हारे ससुर जी से होने वाली थी और तब भी मेरी भी ऐसी ही परीक्षा हुई, और हमने ठाना था कि हम अपने बेटों के लिए भी ऐसी बहू लेकर आएंगे जो भले ही गरीब घर की हो लेकिन लालची या फिर पैसों की भूखी ना हो। और सोनी, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। शादी से पहले 2 दिन मैं तुम्हारे साथ रह चुकी हूँ, वेश बदल कर। सबकी बातें सुनकर कीर्ति हैरान हो जाती है और अचानक से रोने लग जाती है, कीर्ति को रोता हुआ देखकर। अरे अरे अब रोना मत। याद है ना कल तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है, तो चलो तुम्हारे इस बर्फीले पहाड़ियों के नीचे करोड़पति ससुराल में तुम्हारी सालगिरह मनाते हैं और उन सभी लोगों को बुलाते हैं जो हमें फटीचर, गरीब और घटिया कह रहे थे। अपने ससुराल में ससुर जी की बात सुनकर सोनी खुश हो जाती है और सोनी और विवेक की शादी की सालगिरह की तैयारी होती है। और सालगिरह में सोनी की सहेलियां, उसकी पड़ोसन और सोनी के ससुराल के आसपास के सभी लोगों को बुलाया जाता है और विदेश में रहने वाले मुकेश जी के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। अरे सोनी, तेरी शादी तो गरीब फटीचर ससुराल में हुई थी। तेरे फटीचर ससुराल वाले इतने अमीर कैसे हो गए बहन? कहीं डाका डाला है या लॉटरी लगी है? अरे हाँ सुनीता, इतने फटीचर लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी कैसे कर ली, और वो भी बर्फीली पहाड़ियों के नीचे इतने आलीशान घर में? अरे हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं और अपने मालिक की पार्टी में दिखावा करने के लिए हमें बुला लिया हो। सभी लोगों की बातें बनाते देखकर सोनी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर सबसे कहती है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हद करते हैं आप लोग। ये लोग जिन्हें आप फटीचर, गरीब और बिना औकात का बोल रहे हैं, वो लोग बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाले करोड़पति लोग हैं। और ये जो आलीशान घर आप देख रहे हैं ये भी मेरे ससुराल का ही है। मेरे ससुराल वाले आप लोगों से कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बारे में कुछ भी बोलती रहेंगी। अगर ये गरीब भी होते तो भी मुझे उनकी इज्जत की उतनी ही चिंता होती जितनी आज है। बेटा शांत हो जाओ, जो लोगों को कहना है कहने दो। नहीं मम्मी जी, आपने इतने अमीर घर के होते हुए इन लोगों की इतनी बातें सुनी। इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है? जब देखो तब कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और हाँ, तुम लोग आज से तो मेरी सहेली नहीं हो। आप सभी निकल जाइए यहाँ से। शाबाश बेटा। विमलेश जी, हमारी पसंद सच में हीरा है। फाइनली हमें अपने बर्फीले पहाड़ों के नीचे करोड़पति घर के लिए 2 सुंदर, सुशील और संस्कारी बहुएं मिल गईं। चलो फाइनली अब हमें कम से कम फटीचरों वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी।
जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी का गरीब फटीचर ससुराल बर्फीली पहाड़ियों का करोड़पति ससुराल निकलेगा। इसके बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय